डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 9 की, जिसमें आज हमारा टॉपिक है IUPAC ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसकी फुल फॉर्म है। जिस प्रकार ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेमिंग होती है, उसी प्रकार से कार्बनिक यौगिकों की भी नेमिंग होती है। तो ये जो हमारे जटिल यौगिक हैं, इनका नामांकरण का, ठीक है। नंबर 1 देखिए, आयनों का लिखने का क्रम। सबसे पहली जो हमारी हेडिंग है वो है आयनों के लिखने का क्रम। देखिए, जो आयनिक संकुल में पहले धनायन तथा बाद में ऋणायन का नाम लिखा जाता है। जब भी कोई आयनिक यौगिक होगा तो उसमें सबसे पहले धनायन का और उसके बाद ऋणायन का नाम लिखा जाता है, तथा अनायनिक यौगिकों का नाम एक शब्द में लिखा जाता है। जो अनायनिक यौगिक हैं उनका नाम हम क्या करते हैं, फिर एक शब्द में लिखते हैं। दूसरी हमारे पास हेडिंग है कि उपसहसंयोजी क्षेत्र या मंडल का नामांकरण। उपसहसंयोजी क्षेत्र, कोऑर्डिनेशन स्फेयर। तो कोऑर्डिनेशन जो स्फेयर है उसके अंदर दो चीज़ होती हैं, एक लिगैंड होता है, एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है। तो ये दुविधा आ जाती है कि हम पहले केंद्रीय धातु परमाणु को लिखें या लिगैंड को लिखें। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए भी IUPAC ने अपना एक क्रम दिया है कि सबसे पहले जब भी कोई जटिल आपके पास आयन है, चाहे वो धनायन है चाहे ऋणायन है, उसमें आप जो जटिल आयन है उसमें सबसे पहले आप लिगैंड की नेमिंग करेंगे और उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु की नेमिंग करेंगे। और केंद्रीय धातु परमाणु की आक्सीकरण अवस्था जो है एक ब्रैकेट में रोमन अंकों में लिखते हैं। तो इन चीज़ों को ज़रा समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम IUPAC नेम लिखते हैं तो यहाँ एक छोटा सा मैं एक चार्ट बना देता हूँ, तो ये सारा आपकी समझ में इजीली आ जाएगा कि जब भी हम IUPAC नेम लिखते हैं तो वहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है हमारे पास, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ज़रा आप ध्यान से देखें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप ध्यान से देखिए। आपके पास अभी जो हमने एग्जांपल लिया K4FeCN का होल 6, ठीक है, ये आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यदि आप इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखें तो K4 क्या है, ये धनायन है, और ये पूरा जो जटिल आयन है ये ऋणायन है। तो यहाँ पर यदि आप IUPAC की बात करेंगे तो पहले धनायन की नेमिंग करेंगे, उसके बाद ही ऋणायन की नेमिंग करेंगे। अब इस जटिल आयन को आप अलग कर लीजिए बिल्कुल। FeCN का होल 6 4 नेगेटिव, ठीक है। तो जब भी आप पूरा जटिल आयन लेंगे तो उसमें दो चीज़ें, एक केंद्रीय धातु परमाणु है और दूसरा लिगैंड है। तो इस कंडीशन को यदि आप देखें तो ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है और लिगैंड है, तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, लिगैंड को लेंगे। उसके बाद किसको लेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल मेटल एटम। इसको शॉर्ट में CMA भी लिखा जाता है। और इसके बाद जो आपका ये कॉम्प्लेक्स जो दिखाई दे रहा है, इसका जो इसकी जो आक्सीकरण अवस्था होगी, उस आक्सीकरण अवस्था को बड़े ब्रैकेट में रोमन अंकों में लिख देंगे। तो यदि हम इसकी IUPAC की बात करेंगे तो उस IUPAC नेमिंग में तो हम देखें किस तरीके से हम इसके IUPAC नेमिंग लिखेंगे। तो हमारे पास लिगैंड है पूरे 6 और ये सेंट्रल मेटल आयन है। तो ये दो चीज़ें हमारी हो गई हैं। अब चलिए हम आगे चलते हैं, है ना। अब सपोज कीजिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया आपको K4FeCN का होल 6। तो यहाँ दो चीज़ हो गई, एक धनायन हो गया और एक ऋणायन हो गया। तो सबसे पहले तो हम धनायन को लिखेंगे, दूसरे नंबर पर ऋणायन लेंगे। ऋणायन में भी हमारे पास दो चीज़ होंगी, एक लिगैंड होगा और दूसरा केंद्रीय धातु परमाणु होगा। और केंद्रीय धातु परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो ब्रैकेट में हम ले लेंगे। तो इसका नाम क्या आएगा, हेक्सासाइनो। मतलब 6 लिगैंड है तो हेक्सा, पहले तो पोटेशियम आ जाएगा, पोटेशियम के बाद आ जाएगा हेक्सासाइनोफिरेट। अब ये जो सेकंड है ये ऑक्सीकरण अवस्था है किसकी, केंद्रीय धातु परमाणु की। ये पहले वीडियो में मैंने निकालनी भी आपको बताई थी। यदि यहाँ आप देखें इन दोनों का जो समय वो यहाँ आ रहा है, वही ऋणावेश आ रहा है।
Cn पर होता है 1 माइनस, तो 6 Cn पर कितना हो गया 6 माइनस। यहाँ पर कितना है 4 माइनस, तो इसमें से 2 चीज़ घटानी है, वो भी कैसी प्लस, तो आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था होगी सेकेंड। तो यहाँ से आप आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था को निकाल सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास लिगेंड हैं, अब विभिन्न जो लिगेंड हैं इनका नामांकन कैसे किया जाए। यदि आपके पास एक से ज़्यादा लिगेंड हों तो उस स्थिति में आप उन लिगेंडों को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। एक से ज़्यादा लिगेंड हैं, साइनो, अमीनो, तो साइनो और अमीनो की यदि बात करें, आगे एक आपके पास साइनो है और एक आपके पास NH3 है, तो इनको देखें तो ये साइनो और ये अमीनो। तो यहाँ C अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है, ए पहले आ रहा है। तो यदि IUPAC नेमिंग करेंगे तो अमीनो पहले लिखेंगे और साइनो बाद में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो लिगेंड है वो धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन 3 प्रकार के होते हैं, तो इस कंडीशन में उनकी नेमिंग कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले वे लिगेंड लेते हैं, वे ऋणात्मक लिगेंड जिनके अंत में आइड आता है, उनके नाम में आइड को हटाकर ओ जोड़ देते हैं हम। ये जो आइड है IDE, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, ये जितने भी आइड हैं इस आइड को हटाकर इसकी जगह हम ओ ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा क्लोरो। ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा ब्रोमो, फ्लोराइड का हो जाएगा फ्लोरो, आयोडाइड का हो जाएगा आइडो, और सल्फाइड का हो जाएगा सल्फाइडो, और नाइट्राइड का हो जाएगा नाइट्राइडो, और साइनाइड का हो जाएगा साइनाइड शाइनो, ठीक है। तो इस प्रकार से आइड को हटाइए और ओ लगाइए। दूसरी कंडीशन हमारे पास वे ऋणात्मक लिगेंड हैं जिनके अंदर में आइट आता है, ठीक है, आइट अथवा एट आता है, दो चीज़ें, आइट या एट, ये एट या आइट, इसमें केवल ई को हटाते हैं और ओ जोड़ देते हैं। तो कार्बोनेट का क्या हो जाएगा कार्बोनेटो, ऑक्जिलेट का हो जाएगा ऑक्जिलेटो, सल्फेट का हो जाएगा सल्फेटो, और नाइट्रेट का क्या हो जाएगा नाइट्रेटो, और सल्फाइड का क्या हो जाएगा सल्फाइटो, और एसीटेट का हो जाएगा एसीटेटो, और आपके पास नाइट्राइट का हो जाएगा आपके पास ओ नाइट्राइटो, ONO। इसका मतलब क्या है, देखिए अब ये जो NO2 है ना, ये सीधा नाइट्रोजन भी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ सकता है, और इसमें ONO, यहाँ ये जो माइनस है ये भी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ सकता है। तो दोनों कंडीशन में एक तो O नाइट्राइटो होगा और एक N नाइट्राइटो होगा, ये ध्यान रखिएगा आप, होता नाइट्राइट ही है। NO2 जो होता है वो नाइट्राइट होता है, NO3 जो होता है वो नाइट्राइट होता है। तो एक तो हो गया आपके पास O नाइट्राइटो और एक हो गया आपके पास N नाइट्राइटो, ठीक है। अब हम बात करेंगे उदासीन लिगेंड की। जो उदासीन लिगेंड हैं उनके नाम सामान्य नाम से लिखे जाते हैं और कुछ उदासीन लिगेंडों को विशेष नाम दे दिए जाते हैं। जैसे ये है CH2 ये एथिलीन हो गया, और इधर NH2 इधर NH2, तो ये एथिलीन डाइमीन, इसको शॉर्ट में EN भी लिख देते हैं। C5H5N पिरीडीन PY लिख देते हैं इसको। C6H5 का होल थ्राइज P, ट्राईफेनिल फॉस्फीन, ट्राईफेनिल 3 फेनिल समूह हैं यहाँ, तो ट्राईफेनिल फॉस्फीन। PS3 फॉस्फीन होती है ये। अब दो आपके पास पिरीडीन आपस में जोड़ दी गई हैं, इसे डाई पिरीडाइल यानी DIPY, ये जटिल लिगेंड है, ठीक है। कुछ लिगेंडों के लिए निम्नलिखित नाम दिए गए हैं। कुछ उदासीन लिगेंड ऐसे हैं हमारे पास, जैसे H2O को एक्वा, CO को कार्बोनिल, SO2 को सल्फोनिल, NH3 को हमारे पास अमीन, और CS को थायोकार्बोनिल, और OH जो है ये आपके पास हाइड्रोक्सो, ठीक है। OH क्या हो गया आपके पास हाइड्रोक्साइडो, OH माइनस होता है ये, हाइड्रोक्साइडो। NO जो है ये आपके पास उदासीन है, नाइट्रोसिल हो गया। NO2 जो है ये आपके पास नाइट्राइल, NO2, अच्छा ये नाइट्राइल हो गया। धनात्मक लिगेंड के अंत में EM जोड़ देते हैं हम, जो धनात्मक लिगेंड है। NO पर प्लस आ गया तो नाइट्रोसोनियम, NH2 NH3 प्लस आ गया तो हाइड्राजीनियम, NH2 और NH3 प्लस आ गया तो क्या बन जाएगा हाइड्राजीनियम। X प्लस आ गया तो क्या बन गया आपके पास हेलोनियम। NO2 प्लस आ गया तो आपका क्या बन गया नाइट्रोनियम, ठीक है। तो EM जोड़ देना है। जो धनावेश, ये लिगेंड की जो टेबल्स हैं इनको आपको बहुत अच्छे से करना है। देखिए यदि ये टेबल आपको लड़ना है तो IUPAC नाम आप चुटकी में बना सकते हैं, ठीक है।
लिगेंड के नामांकन का क्रम पूर्व में वर्णित नियमों के आधार पर करते हैं। जो लिगेंड के नामांकन का क्रम है, यानी एक से ज़्यादा यदि लिगेंड दे रखे हैं तो आप उनको अल्फ़ाबेटिकली राइट करेंगे, लिखेंगे। धनात्मक लिगेंड के अंत में, ये 5th पॉइंट यहाँ ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो लिगेंडों की संख्या का वितरण, ये हमारे पास नया पॉइंट है कि लिगेंडों की संख्या का वितरण। देखिए, यदि लिगेंड सरल हैं जैसे Cl माइनस Cn माइनस OH आदि हैं तो सामान्य पूर्व लग्न, पूर्व माने जो पहले आता है, ठीक है। जैसे 2 हैं तो 2 के लिए डाई, 3 है तो 3 के लिए ट्राई, ठीक है। जैसे यहाँ इस टेबल में दिया गया है, सामान्य जो पूर्व लग्न है हमारे पास ये है, 2 के लिए डाई हो गया, 3 के लिए ट्राई हो गया, 4 के लिए टेट्रा हो गया, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, फिर 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा और 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेका। तो इस तरीके से ही आ जाते हैं, ठीक है। अब यदि लिगेंड जटिल है जैसे इथाइलिन, डाइमीन, तो विशिष्ट पूर्व लग्न लगाते हैं। मान लीजिए आपका लिगेंड कोई जटिल है तो एथिलीन, डाइमीन, तो विशिष्ट पूर्व लग्न लगाते हैं। विशिष्ट कैसे हैं? जैसे बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, ठीक है। 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रेस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस और 6 के लिए हेक्साकिस, 7 के लिए हेप्टाकिस, 8 के लिए ऑक्टाकिस, 9 के लिए नोनाकिस और 10 के लिए डेकाकिस। तो इस प्रकार से हम नाम लेते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास केंद्रीय धातु आयन का नामांकन। यदि हमारे पास केंद्रीय धातु नामांकन करना है केंद्रीय धातु का, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा कि धनावेशित या उदासीन केंद्रीय धातु आयन का नामांकन। यदि केंद्रीय धातु परमाणु आपका कौन से जटिल आयन में, धनावेश में, धनावेश में तो उसका जैसा नाम है वैसे ही रखा जाएगा। जैसे Ag का सिल्वर, Cu का कॉपर और Ni जो है ये आपका क्या हो गया, निकिल। तो जो जैसा है वैसा लिखा जाएगा। उसके बाद बड़े ब्रैकेट में उसकी आक्सीकरण अवस्था को रोमन अक्षर में लिख देते हैं, ठीक है। यदि आपके पास ऋणात्मक संकुल है, ऋणात्मक संकुल में जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके बाद में 8 लगाना होता है, ये 8, ठीक है। और पूर्व लग्न लगाते हैं, 8 जो है पूर्व लग्न के रूप में लगाते हैं और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। और ये पूर्व लग्न अनुलग्न होना चाहिए। अच्छा चलो, केंद्रीय धातु परमाणु का आक्सीकरण अवस्था फिर बाद में बड़े ब्रैकेट में हम लिख ही देते हैं। अब देखिए कैसे, अब ये किस तरीके से आपको संभव है। देखिए, Ag को क्या लिखेंगे हम, आर्जेंटेट। Fe को क्या लिखेंगे, फीरेट। Cu को क्या लिखेंगे, क्यूप्रेट। जिंक को क्या लिखेंगे, जिंकेट। कब, जब आपका जटिल आयन ऋणावेशित है तो 8 लगा देना है बाद में। Au को आयुरेट, Pt को प्लेटिनेट। ये टेबल जरूर लर्न होनी चाहिए आपको। यदि ये टेबल लर्न नहीं है तो यहाँ आपको दिक्कत आ जाएगी। समझ में आ रही बात। यदि धातु परमाणु किसी अम्ल में है तो इसके अंत में इक लगाते हैं। जैसे आपके पास H2PtCl6 है, H2PtCl6 है, इसका नाम क्या है, हेक्सा साइनोप्लेटिनिक अम्ल। H2PtCl6 इसका नाम क्या है, हेक्सा साइनोप्लेटिनिक अम्ल। ये जो H आयन है इसका नाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इक अपने आप ही लग गया, प्लेटिनिक अम्ल। अब देखिए हमें नाम किस तरह से लिखने हैं। अब हमारे पास पूरे नियम आ गए हैं। एक नियम को एक बार फिर से हम रिवाइज भी कर लेते हैं। ये जो नियम हमने आपको बताए हैं इनको एक बार फिर से देख लेते हैं ज़रा। देखिए, जब भी हम देखेंगे तो पहले धनायन और ऋणायन देखेंगे और सबसे पहले हम नंबर 1 पर क्या लेंगे, धनायन, नंबर 2 पर ऋणायन, ठीक है। अब यदि हमारे पास जटिल आयन की बात करें, ठीक है, जटिल आयन का केस हो सकता है, सपोज कीजिए आपका जटिल आयन जो है वो धनावेशित है। जटिल आयन कैसा है, धनावेशित है। तो सबसे पहले जटिल आयन का ही नाम लेंगे और जटिल आयन में भी नंबर 1 पर लिगेंड होगा, नंबर 2 पर सेंट्रल मेटल एटम होगा, नंबर 3 पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और नंबर 4 पर जो काउंटर आयन है, जो कॉम्प्लेक्स के बाहर है, उस काउंटर आयन का नाम होगा।
उसके लिए डाई ट्राई कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपका जटिल आयन नेगेटिव है, ठीक है, तो सबसे पहले काउंटर आयन। नंबर 2, अब आप किस पर आ गए, कॉम्प्लेक्स पर आ गए। वहीं लिगैंड, कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले क्या लेते हैं हम, लिगैंड। उसके बाद क्या लेते हैं हम, सेंट्रल मेटल एटम लेते हैं। और उसके बाद क्या लेते हैं हम, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरह की कंडीशन आ गई कि जब आपका कॉम्प्लेक्स है धनायन, तो सबसे पहले आप लिगैंड लेंगे, फिर केंद्रीय धातु परमाणु लेंगे। लिगैंड में एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब एक से ज़्यादा लिगैंड होंगे, तो जब हमारे पास एक से ज़्यादा लिगैंड होंगे, तो ये जो हमारे पास लिगैंड है दो एक से ज़्यादा होंगे तो हमें अल्फ़ाबेटिकली लेने हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। एक चीज़ ये जो हमारा यदि कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव है तो इस सेंट्रल केंद्रीय धातु परमाणु का कुछ नहीं करना। यदि नेगेटिव है तो इसमें बाद में 8 लगा देना है। ठीक है, इसमें बाद में क्या लगा देना, 8।